हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 50 बिहार स्पेशल जीके को। और इस सीरीज में जितना भी जीके बिहार जीके ऐड किया गया है वो सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी यूं कहे कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कि आप टॉप 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपको याद है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे 2011 है, तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो इसके अनुसार हमारे बिहार की जनसंख्या 10.41 मिलियन थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारे बिहार के जनसंख्या कितनी थी, तो 10.41 मिलियन था। आइए कुछ इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 8.3 करोड़ आंकड़े से अधिक है। यानी 2001 की जनगणना से 8.30 करोड़ अधिक है। 2011 में बिहार की जनसंख्या भारत की 8.6% थी। 2001 में यह आंकड़ा 8.7% था। 2001 में बिहार में साक्षरता दर 47% थी। यहाँ पर देखिए कि बिहार का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर राष्ट्रीय औसत की बात कर लेते हैं 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय हुआ। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ। तो यह सक्रिय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दास्ता, जिसे स्वतंत्रता ब्रिगेड कहा गया, उसका आयोजन किया गया था। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया। तो इसका गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया था। और यह जो गठन किया गया तो वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया। आजाद दास्ता की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति का प्रतीक माना जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 में किया गया और इसका जो अंत था 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद कर दिया गया। वहां पे एक दर्दनाक घटना घटी जो एक गोरखपुर में है। तो उसी के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया। और आपका कुछ बुक में यहाँ पे 5 फरवरी की जगह 4 फरवरी भी दिया जाता है, तो इसको भी याद रखें। आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिएगा, एग्जाम में जो ऑप्शन आ जाए। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और बिहार में नील की फसल के उत्पादन के खिलाफ एक किसान का विद्रोह था। और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए जो न्योता दिए थे, जो बुलाए थे, वो था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और उन्हें बुलाने का फैसला किया। आगे देखिए तीसरा नंबर है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का जो है सिल्क सिटी के नाम से जाने वाला शहर वह है भागलपुर। भागलपुर को ही बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कि बिहार के बारे में है कि बिहार में कुल बुनकरों की संख्या 90,000 से अधिक है, जो भागलपुर में सबसे ज्यादा जो है अधिक है और प्रमुख है। तो भागलपुर प्रमुख सिल्क सिटी के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है कि बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया गया। तो सोने का सबसे अधिक भंडार जमुई में पाया गया है। अभी हाल ही में सोने के सबसे अधिक भंडार जमुई में खोजा गया है। आगे देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमुई है, कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी सोने के भंडार है, लेकिन सबसे ज्यादा जमुई में है। तो बिहार में सोने के भंडार कहाँ कहाँ है, तो गया, नालंदा और जमुई जिले में सोने के भंडार हैं। बीपीएससी के द्वारा यह पूछा गया क्वेश्चन है जो 5वां नंबर है कि बिहार में एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा है। बिहार में एशिया के सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सा है, तो यह हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील इसका सही उत्तर है कि कांवर झील ही बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील यानी जानवर के खुर के समान
होता है ना। आप यहाँ पे देख लेगा, अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है और नदी प्रवाहित अगर ऐसे आकार का शेप लेकर फिर से प्रवाहित होती है तो इसे गोकुर झील कहा जाता है। गोकुर झील का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे देखिए, कांवर झील जो है बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। चलिए आगे छठा, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में तो किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो गठन किया गया था वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था। आगे देखिए कि बिहार समाजवाद पार्टी का गठन वर्ष 1931 में किया गया था, यानी जुलाई 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्र ने किया था। कुछ और नाम भी यहाँ पे हैं, उसे याद रखिएगा। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा। बिहार समाजवादी पार्टी के बाद में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया गया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में किया गया। 7वां नंबर है कि बिहार में स्प्रू परियोजना का संबंध किससे है? SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नगर वित्त से है। नगर वित्त से है। यह स्प्रू क्या है? तो शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम है। शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम है। आगे देखिए 8 नंबर कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी भू आकृति है? तो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में सोमेश्वर पहाड़ी की श्रृंखला स्थित है। आइए हम लोग कुछ कैमूर के बारे में जान लेते हैं, कैमूर के पहाड़ियों के बारे में। कैमूर पहाड़ियां, जिसे कैमूर पहाड़ी भी कहा जाता है, यह विंध्य पहाड़ी का पूर्वी भाग है। विंध्याचल पहाड़ी का यह पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कंटकी के पास से शुरू होता है और बिहार में सासाराम तक लगभग 300 मील यानी 480 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व में चल रहा है। आगे 9 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसका बिहार में आयोजन कहाँ किया गया था? इसका बैठक कहाँ हुआ था? तो इसकी बैठक पटना में हुआ था, बांकीपुर में। बांकीपुर में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो आइए देखते हैं। जो पटना, जो बांकीपुर में उसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह 1912 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन, खासकर इसे याद रखें कि 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में, बांकीपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ सिंह मधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर, पटना में आयोजित किया। तो यहाँ से आपको 2 चीजें खासकर याद रखनी है, 3 चीजें। पहला कि ये कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां था। और किस वर्ष हुआ? तो 1912 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधोलकर थे। इसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। आगे देखिए कुछ कांग्रेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को किया गया एहुम के द्वारा। और 1885 में पार्टी की नींव रखने के बाद वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। पहले सत्र की अध्यक्षता WC बनर्जी ने 1885 में बंबई में किया था। INC के पहले सत्र के समय लॉर्ड डफरिन इसका वाइसराय था। जब कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वाइसराय। दूसरे सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में किया था। चलिए 1907 का काल बहुत ही फेमस है क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। किसमें? तो नरमपंथी और गर्म चरमपंथियों में के बाद विभाजन हुआ था। इनके बीच विभाजन हुआ। उस समय इसके जो अध्यक्षता करते वो रास बिहारी बोस थे। कृपया ध्यान दें कि सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक 19 वर्षों तक कार्यकाल में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष रही। अभी आजादी के बाद अगर देखें तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष रही वो सोनिया गांधी, लेकिन आजादी से पहले की अगर बात कर ले तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। 10वां नंबर है कि बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह 1831 में सिंहभूमि के क्षेत्र में हुआ था। तो यह विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूमि के क्षेत्र में हुआ था, उत्तर सिंहभूमि में। बुद्धू भगत ने 1832 में लड़का विद्रोह के नेता भी थे। अगर देखिए 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। वह है वाल्मीकि
नेशनल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि है, और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि वन प्राणी अभ्यारण्य और उदयपुर वन प्राणी अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में है। खासकर देखिए, इसको याद रखिएगा, उदयपुर वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसमें लोग कंफ्यूजन करते हैं कि उदयपुर जो जगह एक राजस्थान में है, तो लोग राजस्थान को टिक कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। उदयपुर वन प्राणी अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है ही है और बिहार में है। पंत वन प्राणी अभ्यारण्य नालंदा जिले में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जिले में है। बिहार में अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, नगी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभ्यारण्य जीव है। एक हो गया बरेला झील, सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखिए 12 नंबर है कि बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, यानी बिहार से भारत की संविधान सभा का मेंबर कौन नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो देख लीजिए यहाँ पर है कि 3 मई 1934 को स्वराज पार्टी सम्मेलन में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की गई थी, जिसने श्वेत पत्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 द्वारा मान्यता दी गई। अनुग्रह नारायण सिंह संविधान सभा के मेंबर थे और वे बिहार से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और वह भी बिहार से थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जगजीवन राम भारत के संविधान सभा के मेंबर थे और वह भी बिहार से थे और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और वह भी बिहार से ही थे। आगे देखिए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार कहे जाते हैं। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के प्रारूप के अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष का समय लिया, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे देखिए 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन इसके कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। आगे देखिए 13 नंबर है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है, या यूं कहें कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बिहार में मोटे तौर पर 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन है भाई, तो देख लेते हैं। पहला है पीडमोट दलदली मृदा, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है और इस मृदा में धान की खेती प्रचलित है। दूसरा है तराई मिट्टी, जो नेपाली सीमा के पास राज्य के उत्तरी भागों में पाई जाती है और तराई क्षेत्रों में अधिक दलदली भूमियां होती हैं। आगे देखिए तीसरा है गंगे जलोढ़ मृदा, और यह बिहार में एक अधिकतम क्षेत्र में फैला हुआ है और मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र धाराओं द्वारा बचाए गए तलछट के कारण है। इस मृदा में चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट आदि का उत्पादन किया जाता है। 14 नंबर है कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था। तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रण किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था नील क्रांति के लेकर के, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे कहते थे कि जो जमीन के 20 भाग में आपको 3 भाग में नील की खेती करना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। पहला सत्याग्रह था यह गांधी जी का। सत्याग्रह शब्द का उपयोग पहली बार रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में किया गया। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग में था। यहाँ पतन मतलब हो गया बंदरगाह, यानी गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। वह बंदरगाह का नाम था ताम्रलिपित। ताम्रलिपित बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। तो ताम्रलिपित एक बंदरगाह ही था, पतन ही था, तो इसको याद रखें। ताम्रलिपित पतन ने गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार को नियंत्रित किया, अतः विकल्प 2 सही है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापार मार्ग का निकास बिंदु ताम्रलिपित था। यह रूपनारायण नदी के पास स्थित था। ताम्रलिपित बंदरगाह रूपनारायण नदी के पास स्थित था। ताम्रलिपित या ताम्रलिपित बंगाल की खाड़ी पर एक प्राचीन शहर का नाम था, जो आधुनिक भारत में ताम्लुक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ और बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, जिसे ताम्रलिपित हो गया, दूसरा भरूच हो गया, कल्याण और कैम्बे शामिल थे। ये सभी गुप्त काल में थे। भरूच व्यापार में मुख्य सामान में मसाले, मोती, सोना, घोड़े आदि शामिल
था। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आज का टॉप 50 बिहार स्पेशल जीके का पहला वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन किए, आगे का 35 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।